Unacademy. Let's crack it. आवर सारणी में जो हम नॉन मेटल पढ़ रहे हैं यानी अधातुएं पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हम आज जो अधातु डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम। ये छह छह अधातुएं हम अभी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इनके बारे में संपूर्ण जानकारी हम अभी लेने वाले हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री क्लास फेस्टिवल, जो कि होने वाला है 28, 29 और 30 नवंबर को। इसमें आपको क्या मिलेगा? एमपी के टॉप एजुकेटर द्वारा आपको क्लास दी जाएगी और इसमें एमपीपीएससी और व्यापमं से संबंधित एग्जाम को क्रैक करने के तरीके आपको बताए जाएंगे। आप इसमें देख सकते हैं एमपी जीके, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, टॉप 250 एमसीक्यू सेशन और फ्री टेस्ट सेशन और बहुत ही कुछ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप इन क्लासेस को देख के सकते हैं। आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप और वहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना होगा। कौन सा वाला? फ्री अकाउंट क्रिएट करना होगा और यहाँ पे प्रोमो कोड यूज करना होगा सरकार 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरकार 10 प्रोमो कोड आप यूज कीजिए और इसके बाद आप अनलॉक कर पाएंगे अनलिमिटेड फ्री स्पेशल क्लासेस को। और आप देख सकते हैं अब ये सारी क्लासेस को। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मिशन रैंक सीरीज यहाँ पे चल रही है और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी चल रही है और लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम सीरीज यहाँ पे चल रही है। तो इन सभी क्लासेस से संबंधित जो टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, आप इनसे ये सारी क्लासेस ले सकते हैं। और यहाँ पे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ये टॉप एजुकेटर्स है और ये क्लासेस आप यहाँ पे ले सकते हैं। साथ ही साथ लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम सीरीज के अंतर्गत ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनसे आप ये सारी क्लासेस ले सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ टू क्रैक इट। इसका रासायनिक प्रतीक है सी। ठीक है, सी से इसे दर्शाते हैं यानी कार्बन। और परमाणु संख्या इसकी 6। ठीक है, परमाणु संख्या 6 है। परमाणु द्रव्यमान इसका 12.011। ठीक है, और यहाँ पे सामान्य ताप एवं दाब की अवस्था में ठोस है और क्रिस्टलीय संरचना इसकी षटकोणीय है यानी हेक्सागोनल इसकी जो संरचना है वो होती है। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो गलनांक है इसका 3820 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 3546.85 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक है यहाँ पे 5100 केल्विन और 4826.85 डिग्री सेल्सियस में। कार्बन ब्रह्मांड में चौथा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। किसके सापेक्ष में? द्रव्यमान के सापेक्ष में। ठीक है, द्रव्यमान की बात करें तो ये चौथा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ब्रह्मांड में। ठीक है, तथा शरीर में व्याप्त तत्वों में ऑक्सीजन के बाद दूसरा स्थान यानी 18.19% है। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है शरीर में, मानव शरीर में। उसके बाद होता है कार्बन। ठीक है, कितने प्रतिशत? 18.19%। सभी जैविक पदार्थों में अनिवार्यता कार्बन की उपस्थिति होती है। जितने भी जैविक पदार्थ है उसमें अनिवार्यता कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, कार्बन एक चतुर्संयोजी यानी टेट्रावेलेंट तत्व है, यानी इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। संयोजकता इसकी होती है 4। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। यहाँ पे देखिए 1s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखेंगे 1s2 2s2 2p हो जाएगा। यहाँ पे 2 4 2। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 4। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? चतुर्संयोजी। यहाँ से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ यदि इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये कैसे कैसे आपस में कनेक्ट होगा? ये देखिए 1 2 3 4 हाइड्रोजन के साथ ये मिलके CH4 बनाएगा। तो इस प्रकार ये कैसा है? चतुर्संयोजी है। यानी इसको अपने जो बैलेंस पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, 4 तो ये 4 से ये साझा कर लेता है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन से साझा कर लेगा, अर्थात इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अन्य परमाणु के साथ सहसंयोग बंधों द्वारा जुड़कर कार्बन कार्बन बंधों की लंबी श्रृंखला बनाते हैं। एक बात और याद रखिए, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन से मिलकर बहुत लंबी श्रृंखला बनती है। जैसे यहाँ पे देखिए C2H5OH। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे C17H35 COONA। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17 कार्बन मिलेंगे। ठीक है, 17 कार्बन यहाँ पे। तो इस प्रकार ये क्या यहाँ पे होती है? लंबी श्रृंखला बनाती है। ये जो कार्बन कार्बन जो तत्व है वो लंबी श्रृंखला बनाते हैं सहसंयोग बंधों द्वारा, और यह प्रक्रिया श्रृंखलन यानी कैटेनेशन, ठीक है, कैटेनेशन कहलाती है। ये श्रृंखला में जब होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन आप देखेंगे श्रृंखला में होते हैं अधिकतर। ठीक है, तो ये श्रृंखलन इसमें होता है। इस प्रकार कार्बन सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, कार्बन क्या करता है? सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है।
कार्बन के अपरूप की बात करें, यानी अपरूप मतलब उसके कार्बन से ही जो एलोट्रॉप्स इंग्लिश में बोलेंगे, यानी उसी के जैसे होते हैं, ठीक है, कार्बन के जैसे इसके अपरूप, यानी उसके अलावा जो इसके तत्व होते हैं वो देखेंगे। कार्बन परमाणु के परस्पर आबंधन संरचना यानी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के आधार पर प्रकृति में कार्बन के विभिन्न रूप पाए जाते हैं, इसी के रूप होते हैं। अपरूप मतलब कार्बन के रूप, ठीक है, जो कार्बन के अपरूप कहलाते हैं, ठीक है। इनके प्रमुख उदाहरण निम्नवत है। यहाँ पे देखिए हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन और ग्रेफीन, ये चार इसके अपर रूप होते हैं कार्बन के, जो कि अपने आप में चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हीरे के बारे में बात करेंगे, यानी डायमंड इंग्लिश में से बोलेंगे, तो उसके हीरे की आणविक संरचना इस प्रकार से होती है। इसके बारे में जानेंगे हम कैसी है संरचना। हीरा कार्बन का ठोस क्रिस्टलीय रूप है। कैसा रूप है? ठोस क्रिस्टलीय रूप। कार्बन का कैसा रूप है? ठोस क्रिस्टलीय रूप है, जिसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ एकल बंध बनाकर एक त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल त्रिआयामी संरचना का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पे ये संरचना कैसे दिख रही है? 3D में दिख रही है। अपनी इसी संरचना के कारण यह प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, डायमंड। तो मैंने आपको बताया था मोहस स्केल एक होती है, मोहस स्केल में कठोरता नापते हैं, ठीक है, कठोरता इसके नापते हैं। और ये स्केल का पाठ्यांक होता है 1 से लेकर 10 तक। और एक जिसका पाठ्यांक आ रहा है जिस पदार्थ का, तो वो कम कठोर है। और जैसे जैसे नंबर में वृद्धि होगी, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से बढ़ेंगे, वैसे वैसे कठोरता बढ़ती आएगी। और हीरे का इस स्केल में, मोहस स्केल में हीरे का पाठ्यांक आता है 10, यानी ये सबसे कठोर है, ठीक है। यह है सबसे कठोर पदार्थ है, यह प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। कौन? हीरा, ठीक है। हीरे की संरचना में सभी इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बंधे होते हैं, जो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है। गति करने के स्वतंत्र नहीं होंगे तो वो एक बहुत ही दृढ़ता से बंधे रहेंगे, ठीक है, ऐसा है। और यही कारण है कि यह विद्युत का कुचालक होता है, परंतु ऊष्मा का सुचालक है। विद्युत का कुचालक है और ऊष्मा का ये सुचालक है, ठीक है। शुद्ध हीरा रंगहीन यानी कलरलेस, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जल में अविलय, इनसॉल्युबल इन वाटर एवं विषाक्त यानी पॉइजनस होता है, ठीक है। हीरा कैसा होता है? विषाक्त, पॉइजनस होता है। वायु की उपस्थिति में हीरे को गर्म करने पर यह द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है, परंतु लगभग 700 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह जलने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। कौन सी गैस उत्पन्न करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये कार्बन से निर्मित है, ठीक है। और जलने की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। हीरे का उपयोग हम देख लेते हैं। हीरे का उपयोग प्रमुखताएं हम यहाँ पे देखते हैं आभूषण निर्माण में तथा पत्थर, कांच एवं रत्न काटने वाली मशीनों के निर्माण में किया जाता है, ठीक है, ये इसके उपयोग है। अगला अपर रूप है ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट को ग्रेफाइट ही बोलेंगे। ग्रेफाइट भी हीरे के समान कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। कैसा रूप है? क्रिस्टलीय, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट कैसा रूप है? कार्बन के क्रिस्टलीय रूप है, जो रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक एवं आग्नेय इग्नियस चट्टानों में पाया जाता है। रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन के सभी परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से सशक्त सहसंयोजन बंध द्वारा समतल स्तरों यानी फ्लैट लेयर्स पर जुड़े होते हैं। इस प्रकार से ये इस प्रकार फ्लैट लेयर ये बनी हुई है यहाँ पे ग्रेफाइट के आणविक संरचना में। देखिए ये सभी स्तर अपेक्षाकृत क्षीण वंडरवॉल बल द्वारा परस्पर संबद्ध रहते हैं, ठीक है। ये कौन से बल द्वारा? क्षीण यानी कमजोर वंडरवॉल बल द्वारा संबद्ध रहते हैं। यही कारण है कि ग्रेफाइट के कण मुलायम होते हैं, भंगुर होते हैं और चिकने होते हैं, ठीक है। आपने ग्रेफाइट देखा होगा पेंसिल में जो यूज करते हैं, पेंसिल की निप में जो आती है, जो नोक रहती है, लीड रहती है, वो ग्रेफाइट रहती है। और ग्रेफाइट को आपने देखा होगा ये चिकनी होती है, ठीक है, चिकनी होती है, मुलायम होती है और कैसी होती है? भंगुर होती है। उसको बारीक बारीक किया जा सकता है, ठीक है, बारीक चूर्ण बनाया जा सकता है। मतलब इस प्रकार से ये कैसी होती है? भंगुर होती है, ठीक है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के उपयोग की बात करें तो हीरे के विपरीत ग्रेफाइट ताप एवं विद्युत दोनों का सुचालक होता है। ताप और विद्युत दोनों का सुचालक होता है ग्रेफाइट, ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग शुष्क शेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड। यहाँ पे इलेक्ट्रोड यहाँ पे होते हैं जो शेल वगैरह होते हैं उसमें। इलेक्ट्रोड मतलब एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड, ठीक है, कैथोड और एनोड। इलेक्ट्रॉन मतलब ये 2 भाग होते हैं, एक धनावेश रहता है और एक इसमें ऋणावेश रहता है। इसके अतिरिक्त पेंसिल में लेड के रूप में, ठीक है, जो लीड रहती है उसके रूप में, उच्च ताप पर जलने वाली मशीनों में और जल व तेल के साथ ग्रेफाइट मिश्रित करके स्नेह के रूप में, पॉलिश के लिए चूर्ण यानी पाउडर बनाने में, तथा परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का, ठीक है। परमाणु रिएक्टर में भी मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका उपयोग है।
अगला है संश्लेषित ग्रेफाइट यानी सिंथेटिक ग्रेफाइट। कार्बन पदार्थों यानी जैसे पेट्रोलियम, कोक एवं कोलतार, पेट्रोलियम, कोक एवं कोलतार आदि को 2500 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उनमें उपस्थित सभी वाष्पशील पदार्थ एवं धात्विक अशुद्धियां दूर हो जाती हैं तथा शेष कार्बनिक पदार्थ ग्रेफाइट जैसी परत सदृश क्रिस्टलीय संरचना यानी शीट लाइक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाते हैं। संश्लेषित ग्रेफाइट में 99% तक कार्बन के परमाणु पाए जा सकते हैं। कितने प्रतिशत तक? 99% तक कार्बन के परमाणु इसमें पाए जा सकते हैं संश्लेषित ग्रेफाइट में। अगला अपर रूप है फुलेरीन। ठीक है, ये फुटबॉल जैसी संरचना होती है, ये इस प्रकार से रहती है संरचना और इसको बंकमिंस्टर फुलेरीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बकमिंस्टर फुलेरीन, बकमिंस्टर फुलेरीन। ठीक है, फुलेरीन एक ही प्रकार के कार्बन परमाणु से निर्मित अणु है, एक ही प्रकार कार्बन परमाणु इसमें होते हैं जो विभिन्न आकृतियों के हो सकते हैं, जैसे बेलनाकार हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, घनाकार हो सकते हैं आदि। ठीक है, परंतु इसका आंतरिक भाग रिक्त यानी हॉलो होता है। आंतरिक भाग कैसा होता है? हॉलो, रिक्त होता है, अंदर में कुछ नहीं होता इसमें। और यहाँ पे C32, H50, C60, C70 और C84 आदि फुलेरीन के प्रमुख उदाहरण है। ये फुलेरीन के प्रमुख उदाहरण। ठीक है, ये है बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल फुलेरीन को कार्बन नैनोट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन नैनोट्यूब। बेलनाकार जो फुलेरीन रहते हैं उनको, तथा गोलाकार फुलेरीन C60 को बकमिंस्टर फुलेरीन कहा जाता है। ठीक है, बकमिंस्टर फुलेरीन किसको कहा जाता है? C60 को, C60 को। गोलाकार जो रहते हैं यानी ये फुटबॉल वाले संरचना जो रहते हैं उसको बोलेंगे बकमिंस्टर फुलेरीन, जो कि C60 होता है। ठीक है, अथवा बकी बॉल्स कहा जाता है। ठीक है, बकमिंस्टर फुलेरीन या बकी बॉल्स इसको कहेंगे। बकमिंस्टर फुलेरीन की खोज वर्ष 1985 में की गई थी। इसका नामकरण जियोडेसिक गुंबद, इंग्लिश में जियोडेसिक डोम इसे बोलेंगे, का निर्माण करने वाले वास्तुकार बकमिंस्टर फुलेरीन के नाम पर किया गया। ठीक है, जो गुंबद का निर्माण करते थे वह उन वास्तुकार के नाम पे ये बकमिंस्टर फुलेरीन का नाम दिया गया। फुलेरीन के उपयोग हम देखेंगे। नैनोट्यूब्स का प्रयोग विद्युत परिपथ में अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है और इसके अतिरिक्त फुलेरीन का उपयोग स्नेहक एवं प्लास्टिक निर्माण में तथा अत्यंत छोटी बॉल बेरिंग व बैटरी के निर्माण में भी किया जाता है। तो ये इसका उपयोग है फुलेरीन के। ठीक है, यहाँ पे हम इसका उपयोग करते हैं। अगला अपर रूप है ग्रेफीन। ठीक है, ग्रेफीन कार्बन का एक अपर रूप है जिसमें कार्बन परमाणु परस्पर संयुक्त होकर षटकोणीय जाली यानी हेक्सागोनल लैटिस के समान एकल परत सिंगल लेयर का निर्माण करते हैं और एकल परत की संरचना होने के कारण इसे द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल भी कहा जाता है। द्विविमीय। ठीक है, एकल परत है तो उसमें 2D रहेगी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई उसमें रहेगी, ऐसा कहा जाता है या फिर कहते हैं। ग्रेफीन कार्बन के अन्य अपर रूपों जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, चारकोल का आधारभूत संरचनात्मक तत्व है। ग्रेफीन क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन और चारकोल का आधारभूत संरचनात्मक तत्व। ये ग्रेफीन की संरचना 2D में दी गई है। ठीक है, ग्रेफीन अब तक का ज्ञात सबसे शक्तिशाली पदार्थ यानी स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का उत्तम सुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत का उत्तम सुचालक है ग्रेफीन। यह पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट परंतु अत्यधिक सघन, वेरी डेंस होता है। ठीक है, इसके जो अणु रहते हैं या फिर जो इसके जो इसमें कण रहेंगे वो पास में रहेंगे, ग्रेफीन के उपयोग हम देखेंगे। पुनः चार्ज होने योग्य यानी रिचार्जेबल बैटरियों में, सौर सेलों में, ऊर्जा संग्राहकों यानी कैपेसिटर तथा जैविक एवं रासायनिक संवेदकों, केमिकल एंड बायोलॉजिकल सेंसर्स में और ट्रांजिस्टर के निर्माण में इसका यूज होता है ग्रेफीन का। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। अगला तत्व है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की स्थिति हम यहाँ पे देख लेते हैं आवर्त सारणी में। ये देखिए नाइट्रोजन, ये वर्ग 15 का ये तत्व है और आवर्त कौन सा आवर्त है इसमें? दूसरा आवर्त। ठीक है, ये इसकी स्थिति है, ये है अधातु, नॉन मेटल। पढ़ेंगे इसके बारे में। नाइट्रोजन का रासायनिक जो सूत्र रहता है वो होता है N, यानी रासायनिक रूप से इसे N से दर्शाते हैं। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक 78% मात्रा में पाई जाने वाली द्विपरमाणिक यानी डाई एटॉमिक गैस है। कौन सी गैस है? डाई एटॉमिक यानी N2 में पाई जाती है। ठीक है, आवर्त सारणी के आवर्त 2, वर्ग 15 तथा पी ब्लॉक में। कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक वाला रहता है। ठीक, क्योंकि इसमें अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो पी ब्लॉक में जाते हैं, पी ऑर्बिटल में जाते हैं, इसलिए इसे बोलेंगे पी ब्लॉक। ठीक है, और इस तत्व की परमाणु संख्या 7 और द्रव्यमान संख्या है 14, या फिर यहाँ पे इसको बोल सकते हैं K01।
ठीक है, तो आप इसकी परमाणु संख्या आप ये याद रखिए 14, ठीक है, ये आपको जरूरत नहीं है। जो सामान्य ताप पर सामान्य ताप व दाब पर यह एक रंगहीन यानी कलरलेस, स्वादहीन यानी टेस्टलेस तथा लगभग अक्रिय गैस के समान गुण प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये इस प्रकार के इसके गुण रहते हैं। और नाइट्रोजन तत्व प्रोटीनों, न्यूक्लिक अम्लों तथा सभी सजीव कोशिकाओं यानी लिविंग सेल में अनिवार्य रूप में पाए जाते हैं। सभी जो लिविंग सेल रहती है उसमें कोशिकाओं में, लिविंग सेल में यहाँ पे पाए जाते हैं क्या, नाइट्रोजन। ठीक है, वर्ष 1772 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने वायु से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के पृथक्करण के दौरान नाइट्रोजन की खोज की थी 1772 में। ठीक है, ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है नाइट्रोजन के उपयोग, हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन के उपयोग उर्वरक, ठीक है, जो एनपीके वगैरह रहता है, ठीक है, एनपीके उर्वरक, और जो NH2CO, NH2 जो यूरिया रहता है, इस प्रकार से जो उर्वरक रहते हैं उसमें यूज होता है। उर्वरक, ये यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2, ठीक है। ये आप इसको थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, NH2 है या फिर NH है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। NH2 ही है, ठीक है, NH2CO NH2 है, ठीक है, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। यदि फिर भी लग रहा हो तो आप गूगल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विष और विस्फोटक तथा धब्बा रहित इस्पात, स्पॉटलेस स्टील के निर्माण में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रेसिंग कारों तथा वायुयानों के टायरों में भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और साथ ही साथ अभी जो वर्तमान में जो गाड़ियां आ रही उनके टायरों में भी नाइट्रोजन गैस भरी जा रही है। ठीक है, जो ट्यूबलेस टायर आते हैं अधिकतर उसमें ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि तीव्र गति के कारण उत्पन्न घर्षण से तापमान बढ़ने पर टायरों में विस्फोट ना हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये टायरों में विस्फोट नहीं होता। ठीक है, और ये नाइट्रोजन जो जिसमें भरी रहती है, जो ट्यूबलेस टायर रहते हैं वो जब पंचर होते हैं तो एकदम से उनकी हवा नहीं निकलती, थोड़ा धीरे धीरे निकलती, ताकि आपको समझने का मौका मिल जाए, और ये कुछ दूरी तक वैसे ही चल भी जाती है। ठीक है, जो ट्यूबलेस टायर में नाइट्रोजन गैस भरते हैं वो ट्यूबलेस टायर, ठीक है, ये इस प्रकार से रहते हैं इसमें। और दलहनी फसलों की जड़ों में रहने वाले सूक्ष्म जीव, राइजोबियम आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स एवं नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर पौधों के उपयोग योग्य बनाते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्मजीव रहते हैं ये पौधों को उपयोग योग्य बनाते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके नाइट्रस और नाइट्रेट में परिवर्तित करके। ठीक है, जो वायुमंडल में रहती है वो उसको नाइट्रस और नाइट्रेट में परिवर्तित करके पौधे के उपयोग योग्य बनाते हैं। द्रव नाइट्रोजन पढ़ेंगे हम, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य एवं जैव पदार्थों के परिरक्षण में तथा पशुओं, मुख्यतः बैल के वीर्य के परिरक्षण में किया जाता है। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग, ठीक है, पशुओं, मुख्यतः बैल के वीर्य के परिरक्षण में। अब नाइट्रोजन के प्रमुख यौगिक हम देख लेते हैं। ये है मेजर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस ऑक्साइड। अमोनिया की अगर हम बात करेंगे तो इसका सूत्र होता है NH3, रासायनिक सूत्र है NH3। यह एक रंगीन किंतु तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। अमोनिया गैस बहुत ही तीक्ष्ण होती है, ये नाक में आप इसको आसानी से सूंघ नहीं पाते। ठीक है, बहुत ही तीक्ष्ण लगती है जब ये गैस जब आती है तब। इसका निर्माण नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के संयोग से हैबर विधि द्वारा किया जाता है। कौन सी विधि है? हैबर विधि। ये विधि आपको शायद याद हो, यदि आपने अपने जनरल साइंस वाले जो पोर्शन रहते हैं 10th तक में उसमें पढ़ा होगा हैबर विधि। हालांकि आपको ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जनरल साइंस में, फिर भी नाम याद रख लीजिए, हैबर विधि। हैबर विधि है, इसका द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण किसका? अमोनिया का, NH3 का। इसकी संरचना यानी इसकी रचना चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलकीय होती है, तथा आकृति पिरामिड नुमा होती है। जो अमोनिया की आकृति रहती है कैसी? पिरामिड नुमा रहती है और चतुष्फलकीय होती है। अमोनिया का विशिष्ट औद्योगिक महत्व है, और क्योंकि इसका उपयोग यूरिया, अमोनिया सल्फेट एवं फॉस्फेट, नाइट्रिक अम्ल एवं नाइट्रेट्स आदि महत्वपूर्ण पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको गूगल करें, मैं इसमें जो डायग्राम वो डालना भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप NH3 का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, तो ये चतुष्फलकीय और पिरामिड नुमा होगा। आप गूगल में सर्च करके इसे देख लीजिए। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए, अब मैं डाल नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं, आप डाल के देख सकते हैं गूगल में इसकी चतुष्फलकीय और पिरामिड नुमा संरचना। ठीक है, अगला है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र। यह रंगहीन प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकर्मक रिएजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोना यानी AU,
ठीक है। सोना एवं प्लेटिनम पीटी जैसी उत्कृष्ट धातुओं के अतिरिक्त यह लगभग सभी धातुओं से अभिक्रिया करता है। ठीक है, ये नाइट्रिक अम्ल रहता है, सभी धातु से अभिक्रिया कर लेता है, बस सोना और प्लेटिनम को छोड़ के। इसका उपयोग डायनामाइट, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन TNT, ठीक है, आदि विस्फोटकों तथा अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन का यौगिक जो होता है एवं अम्लराज के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, एक बात बताइए, मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था अम्लों का राजा, ठीक है, अम्लों का राजा और अम्लराज क्या होते हैं। अम्लों का राजा में और अम्लराज में फर्क है, ये मैं आपको पहले बता दूं। अम्लों का राजा कौन है और अम्लराज कौन है, ठीक है, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं ये। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ताकि आप रिवाइज कर सकें। ऐसा नहीं कि मैंने आपको नहीं बताया, ये हम पढ़ चुके हैं, हम जो एसिड बेस वाले जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें। ठीक है, तो अम्लों का राजा और अम्लराज, इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, और मैं आपको यही बता दूं, अम्लों का राजा सिर्फ एक अम्ल है और अम्लराज दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब इतना भी हिंट दे दिया, अब आप बता सकते हैं। ठीक है, और ये TNT और ये डायनामाइट आदि विस्फोटों के रूप में इसका उपयोग करते हैं। TNT, TNB, ठीक है, ये इस प्रकार से रहते हैं। ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं जो है नाइट्रिक अम्ल का, HNO3 का। अगला है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसको N2O इसका रासायनिक सूत्र है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न ऑक्साइड्स N2O, NO, NO2, N2O4, N2O3, ठीक है, इतने सारे ऑक्साइड से बनाता है। और इनमें से अधिकतर ऑक्साइड वाष्पशील होते हैं। कैसे होते हैं? वाष्पशील, जो वायुमंडलीय प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन परंतु हल्की गंध वाली गैस है, जिसे सूंघने पर सुखद यानी प्लीजेंट अनुभूति होती है। ये इसे सूंघने पर कैसी सुखद अनुभूति होती है, इसलिए इसे हास्य गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस, ठीक है, हास्य गैस कहेंगे। शल्य क्रिया, सर्जरी के दौरान इसका उपयोग निश्चेतक यानी एनेस्थेसिया के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया, ठीक है, यानी निश्चेतक, उसको शून्य करने के लिए। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और यदि आपने यहाँ तक ये लेक्चर देखा है तो अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें आगे की राह पता चलती है कि हमें इस लेक्चर की सीरीज को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। और यदि आपको लेक्चर पसंद ना आए तो आप लेक्चर को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगले लेक्चर जो सीरीज आएगी उसमें हम इसको अच्छे से और ज़्यादा इम्प्रूव करके हम आपको दे सकें। और यदि आपको लेक्चर पसंद है तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और जो भी MPPSC 2020 के पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहता है या इससे संबंधित जो सामान्य विज्ञान पढ़ना चाहता है, आप उन तक ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं। तो लेक्चर को पूरा देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री क्लास फेस्टिवल, जो कि होने वाला है 28, 29 और 30 नवंबर को। इसमें आपको क्या मिलेगा? MP के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको क्लास दी जाएगी, और इसमें MPPSC और व्यापमं से संबंधित एग्जाम को क्रैक करने के तरीके आपको बताए जाएंगे। आप इसमें देख सकते हैं MP GK, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, टॉप 250 MCQ सेशन और फ्री टेस्ट सेशन और बहुत ही कुछ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप इन क्लासेस को देख कैसे सकते हैं। आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और वहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना होगा। कौन सा वाला? फ्री अकाउंट क्रिएट करना होगा, और यहाँ पे प्रोमो कोड यूज करना होगा सरकार 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरकार 10 प्रोमो कोड आप यूज कीजिए, और इसके बाद आप अनलॉक कर पाएंगे अनलिमिटेड फ्री स्पेशल क्लासेस को। और आप देख सकते हैं अब ये सारी क्लासेस को। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मिशन रैंक सीरीज यहाँ पे चल रही है, और MCQ टेस्ट सीरीज भी चल रही है, और लेट्स क्रैक MP एग्जाम सीरीज यहाँ पे चल रही है। तो इन सभी क्लासेस से संबंधित जो टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, आप ये सारी क्लासेस ले सकते हैं। और यहाँ पे MCQ टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ये टॉप एजुकेटर्स हैं, और ये क्लासेस आप यहाँ पे ले सकते हैं। साथ ही साथ लेट्स क्रैक MP एग्जाम सीरीज के अंतर्गत ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनसे आप ये सारी क्लासेस ले सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ टू क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.